ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के वातावरण के अंतर्गत हमें इसके पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। तो सामान्य तौर पे यदि हम पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम जो होता है वो विशिष्ट नीतियों, लक्ष्यों, क्षेत्रों, कार्यक्रमों, अध्ययन के पाठ्यक्रमों, रणनीतियों और सीखने के लिए जो संसाधन होते हैं, इन सबको ध्यान में रखकर ही हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। यह आवश्यक सामग्री के वितरण में उपयोग की जाने वाली विभिन्न विधियों और सामग्रियों सहित मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर आवश्यक अवधारणाओं और सामग्री के दायरे के अनुक्रम को भी प्रस्तुत करता है। हम इसको ये भी इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पाठ्यक्रम की प्रकृति क्या होनी चाहिए आजीवन सीखने के लिए। तो पाठ्यक्रम अनुभव की एक पूरी श्रृंखला होती है जिसमें निर्देशित और अनिर्देशित दोनों ही क्षमताओं को प्रकट करना आवश्यक होता है। यह सचेत रूप से निर्देशित प्रशिक्षण अनुभवों की श्रृंखला है जिसका उपयोग स्कूल प्रकटीकरण को पूरा करने और परिपूर्ण करने के लिए किया जाता है। हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या गतिविधियों में नियोजित और डिजाइन की गई गतिविधियों के विभिन्न पृष्ठभूमियां शामिल होती हैं इसके अंतर्गत, जिसका प्रमुख उद्देश्य इच्छित शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में अनुक्रम अनुभव प्रदान करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम एक ऐसी प्रक्रिया है, पाठ्यक्रम के द्वारा सीखना एक ऐसी प्रक्रिया हो जाती है जिसमें हम औपचारिक अनौपचारिक शिक्षण और उसकी प्रकृति हर चीज को इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। आजीवन शिक्षा के संगठन में सीखने के 2 आयाम शामिल होते हैं। यदि हम बात करें तो ये लौकिक और स्थानिक हो जाते हैं। डेव एक बहुत ही बड़े शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये 2 प्रकार के संगठन के रूप में इसका विभाजन किया है। हम इसे लौकिक और स्थानिक नाम भी दे सकते हैं। तो ये जो मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, ऊर्ध्वाधर एकीकरण और क्षैतिज एकीकरण। तो ऊर्ध्वाधर के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि आजीवन शिक्षा का पहला और सबसे स्पष्ट संगठनात्मक सिद्धांत यह है कि इसे नीचे से ऊपर तक, यानी हम यदि पूरे जीवन काल की बात करें तो इसे नीचे से ऊपर तक सीखने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। इसका मतलब है कि विभिन्न ऊपर की तरफ हो, सदैव सीखना नीचे से ऊपर की तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ वैसा सीखा जो हमें ऊपर से नीचे की तरफ लेके आ रहा है, यानी हम सरल से जटिल की तरफ बढ़े, अज्ञात से ज्ञात की तरफ बढ़े, ऐसा कहना है डेव का। दूसरा जो है वो है क्षैतिज एकीकरण। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आजीवन शिक्षा का मतलब आजीवन शिक्षा नहीं, सीखना नहीं होता, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि आजीवन सीखने का मतलब केवल स्कूली शिक्षा ही है ना। इसके अलावा मतलब स्कूल के अलावा भी सीखने की प्रक्रिया लगातार आयोजित होते रहती है। ये हम लोगों ने पिछले 4 अध्यायों में देख लिया है कि सीखने की प्रक्रिया केवल स्कूल में नहीं चलती बल्कि ये जीवन पर निरंतर अंतहीन परस्पर संबंधित सेटिंग्स या घटनाओं के सेट का गठन करता है जो या तो घटित हुए हैं या कहीं सीखने के अंतर्गत ही आता है। यह सभी स्तरों पर सीखने और काम को एकीकृत करता है। सभी स्तरों से हमारा तात्पर्य है प्री स्कूलिंग, स्कूल की शिक्षा, उच्च शिक्षा, इन सभी के बीच का जो सीखना होता है, फिर इसके अलावा या इससे परे भी जो सीखना होता है, उन सभी को हमें पाठ्यचर्या के अंतर्गत शामिल करना चाहिए। यदि हम बात करें कि आजीवन सीखने के लिए पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, तो पाठ्यक्रम हम सब जानते हैं एक ऐसा पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखकर देश काल परिस्थितियों के अनुसार हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। प्रत्येक देश, प्रत्येक समाज समुदाय की अपनी आवश्यकता होती है और इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो आजीवन सीखने के लिए भी कई प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित होते हैं जो कि स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय और वैश्विक
श्रेणियों से संबंधित होते हैं, चाहे वो युवा हो, वयस्क हो, बूढ़े हो, काम पर हो या नौकरी की संस्कृति से परे हो। ये सब कहीं न कहीं सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। तो कुछ प्रमुख पाठ्यक्रम हैं जिनका प्रयोग हम आमतौर पर औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत भी करते हैं, किंतु हम ये जानते हैं और हमने इसकी चर्चा कई बार कर ली है कि सीखने के अंतर्गत वो सारी परिस्थितियाँ शामिल हैं जो कि औपचारिक, अनौपचारिक या फिर निरौपचारिक हो। तो आजीवन सीखने का पाठ्यक्रम भी लगभग वैसा ही होना चाहिए जो कि औपचारिक और निरौपचारिक को पूरा करता हो, उसके सिद्धांतों को मानने वाला हो। तो सबसे पहले अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम के पारंपरिक जो प्रकार होते हैं, जो बहुत ही लोकप्रिय प्रकार होता है, जो मुख्य रूप से हम जनरली इसी को फॉलो करते हैं। तो इसमें मुख्य पाठ्यक्रम में आमतौर पर सभी छात्रों के लिए उनके योग्यता आधारित पाठ्यक्रम या छिपा हुआ पाठ्यक्रम, हिडन करिकुलम के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न मतलब पाठ्यक्रम से संबंधित साहित्य में हम अन्य कई प्रकार के पाठ्यक्रम देख सकते हैं, जैसे विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम, गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित, कार्य केंद्रित, सह संबंधित और एकीकृत पाठ्यक्रम। ये सारे पाठ्यक्रम कहीं न कहीं आजीवन पाठ्यक्रम का क्रम है। इसमें संघीय और राज्य सरकारों जैसे नीति निर्माण समूहों की पाठ्यक्रम आवश्यकताओं को भी शामिल किया गया है। वैचारिक पाठ्यक्रम के समान यह पाठ्यक्रम एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो स्रोतों की धारणाओं और मूल्य प्रणालियों के अनुसार उन कौशलों और अवधारणाओं की पहचान करते हुए आवश्यकता पर जोर दिया जाता है या इसके अंतर्गत जोर देने का प्रयास किया जाता है। लिखित पाठ्यक्रम इसके बाद है, जिसमें आम तौर पे अगर हम बात करें तो औपचारिक पाठ्यक्रम के समान लिखित पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रणाली के शैक्षिक लक्ष्य पूरे हो रहे हैं या नहीं। आमतौर पर लिखित पाठ्यक्रम अनुशंसित पाठ्यक्रम की तुलना में बहुत अधिक विशिष्ट और व्यापक होता है, जो पाठ्यक्रम का समर्थन करने वाले, तर्क प्राप्त किए जाने वाले, सामान्य लक्ष्य प्राप्त किए जाने वाले, विशिष्ट उद्देश्य तथा उन उद्देश्यों का अध्ययन करने का क्रम और उपयोग की जाने वाली सीखने की गतिविधियों के प्रकारों को दर्शाता है। इसके बाद हम बात करें तो लिखित पाठ्यक्रम और पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम के बीच सामंजस्य की सीमा काफी भिन्न प्रतीत होती है। एक छोर पे वे स्कूल प्रणालियां हैं जो ये दावा स्तर की सामंजस्यता हासिल कर ली है, तथा दूसरे छोर पर वे स्कूल जहां पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या अराजकता की स्थिति मौजूद है। यहाँ पे फिलहाल हम करिकुलम की बात कर रहे हैं, पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या की बात कर रहे हैं। तो पाठ्यचर्या में अगर हम औपचारिक ही बात कर लें कि स्कूल में यदि पाठ्यचर्या की बात की जाए तो वहाँ पे केवल सिलेबस ही शामिल नहीं होता या केवल वो पाठ्य पुस्तक ही शामिल नहीं होता, बल्कि उस महाविद्यालय में या उस विद्यालय में जो भी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं वो सब पाठ्यचर्या का हिस्सा होता है। क्योंकि बालक कभी भी केवल पाठ्यक्रम से नहीं सीखता, वो केवल क्लासरूम में शिक्षक के बताए हुए बातों को ही नहीं सीखता, उसके अलावा भी वो पूरे वक्त जब तक वो विद्यालय में रहता है वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शामिल होता है। वो अपने सहपाठियों के साथ विभिन्न विषय, इसके परीक्षण की सीमा क्या है, किस सीमा तक शिक्षक को ये कार्य करना चाहिए। तो परीक्षण की तैयारी में अक्सर ही समस्या आकलन करने पर केंद्रित थे और अवधारणाओं की समझ को मापने के उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप बहुविकल्पीय आइटम भी होते थे जो कि वास्तव में छात्रों की अनुमान लगाने की क्षमता का आकलन करते थे। तो परीक्षण पाठ्यक्रम का जो मुख्य मकसद है वो यही होता है कि बहुत सारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें शामिल किए जाते हैं, तो इन प्रश्नों के माध्यम से शिक्षक ये भी जानने का प्रयास करता है कि छात्र की जो अनुमान लगाने की क्षमता है वो कितनी सही है, वो या फिर वो किस हद तक सही होती है। इसके बाद अगला जो पाठ्यक्रम है वो सीखा हुआ पाठ्यक्रम है। तो इसका उपयोग मूल्यों, धारणाओं और व्यवहार में होने वाले
सभी परिवर्तनों को दर्शाने के लिए किया जाता है जो स्कूल के अनुभवों के परिणाम स्वरूप होते हैं। इस प्रकार इसमें वह शामिल है जो छात्र जानबूझकर पाठ्यक्रम और छिपे हुए पाठ्यक्रम दोनों से समझता है, सीखता है और बनाए रखता है। जाहिर तौर पर छात्र जानबूझकर पाठ्यक्रम से क्या सीखते हैं और क्या बनाए रखते हैं, यह छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम के साथ बदलता रहता है। कुछ सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं, विशेष रूप से पढ़ाए गए पाठ्यक्रम और सीखे गए पाठ्यक्रम के बीच, जो अधिकांश कक्षाओं में होते हैं, चाहे विशिष्ट परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो। यानी कुछ पाठ्यक्रम ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें छात्र को ये जानबूझकर सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है और शिक्षक और छात्र लगातार पाठ्यक्रम के साथ बदलते रहते हैं। इसमें परिवर्तन हमेशा ही होते रहता है, चाहे वो सूक्ष्म तौर पर ही क्यों ना हो। इसके बाद है आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम और समस्या केंद्रित पाठ्यक्रम। तो आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों की आंकी गई या शिक्षार्थियों के किसी विशेष लक्षित समूह के संबंध में दूसरों द्वारा अनुभव की गई आवश्यकताओं या समाज के किसी समूह, समुदाय या वर्ग की अन्यथा अच्छी तरह से स्थापित आवश्यकताओं के आधार पर आयोजित की जाती है। तो आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम जैसे नाम से ही हमें ये परिलक्षित हो रहा है कि कुछ पाठ्यक्रम का निर्माण समुदाय, समूह या वर्ग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भी किया जाता है। ये विशेष तौर पर उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। समस्या केंद्रित पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों के विशेष समूह या समाज के बड़े वर्ग द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविक समस्याओं को ध्यान। हम सब जानते हैं कि वर्तमान की जो शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसमें भी ये फोकस किया गया है या उसमें ये बल दिया गया है कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो समस्या केंद्रित हो। यानी हमें छात्रों को केवल उनके सामने विषय वस्तु को नहीं रखना है, बल्कि हमें ये कोशिश करना है कि जो वर्तमान में जो जिनको सॉफ्ट स्किल कहते हैं, किस प्रकार से हम छात्रों के अंदर उसको विकसित करने का प्रयास करें। तो बहुत सारे सॉफ्ट स्किल के साथ साथ समस्या समाधान की क्षमता भी एक बहुत ही अनिवार्य कौशल के अंतर्गत आता है, क्योंकि बच्चा जब भी स्कूल या कॉलेज से पढ़ के निकलता है तो कहीं ना कहीं वो समाज में ही जाता है और लगातार समाज की समस्याओं का सामना करता रहता है और बालक के जीवन में हमेशा ही कोई ना कोई समस्याएं आती रहती है। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम बच्चे को इन समस्याओं से जूझने की क्षमता प्रदान करें, समस्या के समाधान की क्षमता प्रदान करें। तो अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा में शिक्षक का ये दायित्व है कि वो छात्रों के अंदर इन कौशलों का विकास करे। वो न केवल छात्रों के सामने कोर्स को खत्म करने की बात करे, बल्कि उनके अंदर इन कौशलों का विकास करने का प्रयास करें, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है वर्तमान में कि बालक अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके, उन समस्याओं से भागने की कोशिश ना करे बल्कि समाधान करने का प्रयास करें। तो इसी दिशा में समस्या केंद्रित पाठ्यक्रम का निर्माण भी किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कौशल आधारित पाठ्यक्रम, जिसकी चर्चा अभी की गई कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो विभिन्न कौशलों की बात करती है कि हमें पाठ्यक्रम में ये बहुत ही आवश्यक है कि हम पाठ्यक्रम के द्वारा बालक के कौशलों का विकास करें। और जो 21वीं सदी है ये तो कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम कौशल और दक्षताओं की ही बात कर। तो ये कुछ ऐसे दक्षताओं की बात करता है जैसे निर्णय लेना, समस्या समाधान, व्यवहारिक कौशल, तर्क, चिंतन, बृहद दृष्टिकोण, किसी की कोई योजना बनाना या योजना प्रस्तुत करना, औपचारिक रूप से संवाद करना, चर्चा करना, सीखना, सुनना, याद रखना, उद्यमी कौशल, आत्मसम्मान, स्व प्रबंधन, आत्म जागरूकता। यानी ये ऐसे कौशल हैं कि कर्मचारी क्यों ना हो, हर कोई एक दूसरे से
एक अंधी प्रतियोगिता में सब लगे हुए हैं, तो बहुत ही ये आवश्यक है कि हम अपने छात्रों या छात्राओं के अंदर इन कौशलों का विकास करें। अगर उसे प्रतियोगिता करना है तो वो करे प्रतियोगिता, किंतु भावना इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि वो स्वयं को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दे। तो ये तभी हो सकता है जब हम पाठ्यक्रम के द्वारा उसके अंदर और उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए तकनीकी और अन्य कौशल के अनुप्रयोग या काम में लगे समाज के विभिन्न वर्गों के सतत विकास और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। कार्य आधारित पाठ्यक्रम शैक्षिक पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला है जो स्कूल या विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को लोगों के काम के साथ एकीकृत करके एक में कहते हैं इसे वर्क बेस्ड लर्निंग, यानी जो सीखने की प्रक्रिया है यदि उसमें हम गतिविधियों को शामिल कर दें या उसमें हम अपने कर्मेंद्रियों को शामिल कर दें तो सीखना बहुत ही ज़्यादा स्थायी होता है और सीखने की जो प्रक्रिया है वो तीव्र गति से भी होगी। तो इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है। वर्तमान में कार्य आधारित पाठ्यक्रम पर भी बल दिया जा रहा है कि पाठ्यक्रम में ना केवल शिक्षक सक्रिय हो बल्कि शिक्षक के साथ साथ छात्र भी सक्रिय हो और कहीं ना कहीं वो कार्य पर आधारित हो। अनुभवात्मक पाठ्यक्रम और सामाजिक पाठ्यक्रम की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं इन पाठ्यक्रमों में हम अनुभवों को शामिल करते हैं। सामाजिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम सामाजिक गतिविधियों को शामिल करते हैं, सामाजिक उद्देश्यों को शामिल करते हैं, सामाजिक वातावरण को भी शामिल करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो समाज है हमेशा ही वो शिक्षा को प्रभावित करता है और शिक्षा भी कहीं ना कहीं समाज को प्रभावित करती है। किंतु जब भी हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो उसके वक्त निर्माण के वक्त हम कुछ परिस्थितियों को अवश्य ध्यान में रखते हैं, जिनमें एक है सामाजिक परिस्थितियां। तो पाठ्यक्रम हमेशा ही सामाजिक होना चाहिए और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। और यदि हम बात करें कि व्यापक सामुदायिक पाठ्यक्रम क्या है, तो इसके अंतर्गत समाज के सामने कई तरह के गंभीर मुद्दे वर्तमान में विद्यमान हैं और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के लक्ष्यों में इनको अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व किया गया है, जिसमें कुछ शामिल हैं जो कि वर्तमान में यदि हम बात करें तो किस प्रकार से हमें सस्ती और हरित ऊर्जा आराम से मिल जाए, शहर और समुदाय ऐसे हों जो सभी के लिए टिकाऊ हो, जो मतलब कोई भी व्यक्ति अगर शहर में रहने आए तो वो उसके रहने के लिए वहाँ पे वैसी कोई दिक्कत ना आए, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण पे बल दिया जाए और जलवायु के जो विभिन्न मुद्दे हैं उन पे ध्यान दिया जाए। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम पाठ्यक्रम के द्वारा इन सभी मुद्दों पर भी ध्यान दें। सामुदायिक पाठ्यक्रम के माध्यम से संधारणीय शहर और समुदाय संभव है। यदि आजीवन शिक्षा को सार्थक बनाना है तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को स्थानीय या सामुदायिक पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा है। आजीवन सीखने के माहौल किस प्रकार बनाए जाएं, कैसी हम पॉलिसी बनाएं, कैसी रणनीतियां बनाएं कि हम एक अच्छा माहौल विकसित करें आजीवन सीखने का या फिर सीखने का। तो हम जानते हैं कि सीखना वह तरीका है जिसके जरिए व्यक्ति जानकारी, कौशल और भावनाओं के एक संबंधित समूह को प्राप्त करता है, इसकी व्याख्या करता है, पुनर्गठित करता है, बदलता है या आत्मसात करता है। आजीवन सीखना लगातार पिछले सीखने पर आधारित होता है और यह जीवन भर गहराई और चौड़ाई में ज्ञान, कौशल, मूल्यों और प्रथाओं का विस्तार या संवर्धन करता है। तो कहीं ना कहीं जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो एक सीक्वेंस में चलती है और हमेशा ही हम पूर्व अनुभवों के आधार पर ही वर्तमान अनुभव प्राप्त करते हैं और भविष्य का ज्ञान भी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो पूर्व अनुभव से हमारा वर्तमान जुड़ा है और हमारे वर्तमान से ही हमारा भविष्य जुड़ा है। तो सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो तीनों काल से होके ही गुजरती है और तीनों काल सीखने की इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। क्या रणनीति होनी चाहिए? जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजीवन सीखने में कई संगठन शामिल होते हैं। अब ये संगठन कौन है? जैसे स्कूल हो गया, उच्च शिक्षा संस्थान हो गए और अन्य सभी शिक्षण या प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हो गए,
व्यवसाय, उद्योग, वाणिज्य, स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय सरकारें, ये सब मिलकर कहीं न कहीं सीखने की रणनीतियाँ बनाती हैं। हम अगर यदि भारत की बात करें तो हम सब जानते हैं कि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है और इससे पहले ये राज्य का विषय हुआ करता था, किंतु वर्तमान में 1976 में इसे समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल कर दिया गया, जिसका अर्थ ये हुआ कि शिक्षा से संबंधित जो भी रणनीतियाँ बनाई जाएँगी, जो भी पॉलिसीज़ बनाए जाएँगे, उसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों की भागीदारी होगी, किंतु केंद्र सरकार की ज़्यादा होगी। यदि इन दोनों में कोई विवाद उत्पन्न होता है किसी पॉलिसी को लेकर, किसी रणनीति को लेकर, तो अंतिम निर्णय हमेशा ही केंद्र सरकार का ही मान्य होता है। तो अलग-अलग रणनीतियाँ बनाने के लिए अलग-अलग संगठन हैं और इनमें से प्रत्येक संगठन जो है वो अपने जो हितधारक होते हैं, जो पर्णधारी होते हैं, जिनको शेक होल्डर हम कहते हैं, को संतुष्ट करने के लिए एक रणनीति तैयार करता है और इस प्रक्रिया में वे सभी सीखने वाले संगठन एक शेक होल्डर के रूप में ही कार्य करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कि आजीवन सीखना जो है उसके लिए किस प्रकार के उपकरण होने चाहिए, क्या संदर्भ होना चाहिए, कैसे अभ्यास आयोजित किए जाने चाहिए। तो हम सब जानते हैं कि जो वर्तमान का परिवेश है ये लगातार बदलते रहता है। बदलती दुनिया और वैश्वीकरण के साथ हमारे आसपास के समाज की सीखने की ज़रूरतें भी बदलती रहती हैं और लगातार बदल रही हैं। समाज पारंपरिक सीखने वाला समाज अब नहीं रह गया और एक आजीवन सीखने वाला समाज बन गया है। यद्यपि अभी भी ऐसा है कि प्रत्येक समाज उस गति से सीखने की प्रक्रिया जो है उसको नहीं आयोजित करता, किंतु यदि हम पहले के वक्त से तुलना करें तो जो 21वीं सदी है कहीं ना कहीं वो आजीवन सीखने वाले समाज के रूप में बदल चुका है। व्यक्तियों और समाजों ने इस तथ्य को महसूस किया है कि सीखना न केवल जीवन के सभी चरणों में होता है, बल्कि तेजी से विभिन्न क्षेत्रों में फैलता है। इसने जीवन और कार्य वातावरण की वर्तमान दुनिया में प्रमुखता हासिल की है। वर्तमान समाज बड़े पैमाने पर एक सीखने और ज्ञान का समाज है, एक मानवीय समाज जिसमें न्याय, एकजुटता, लोकतंत्र और शांति के लिए ज्ञान पर जोर दिया जाता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक ऐसा समाज जिसमें ज्ञान समाज को बदलने की ताकत है। आजीवन शिक्षा जीवन की गुणवत्ता, अपने और समाज के प्रति सचेत और निरंतर वृद्धि के लिए एक व्यक्ति के पूरे जीवन चक्र में सीखने के औपचारिक, अनौपचारिक तथा निरौपचारिक पैटर्न को कवर करती है, हम कह सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो आजीवन शिक्षा है भर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के सीखने के अवसर प्रदान करती है। संसाधन के रूप में समुदाय का क्या संदर्भ है या समुदाय किस प्रकार एक संसाधन के रूप में कार्य करता है आजीवन सीखने के अंतर्गत, तो हम जानते हैं कि पारंपरिक रूप से समुदाय को किसी दिए गए भौगोलिक स्थान में रहने वाले लोगों के रूप में समझते हैं। यह शब्द वास्तव में किसी भी ऐसे समूह को संदर्भित करता है जो कुछ साझा करता है। पिछली इकाई में हम लोगों ने इस विषय पे चर्चा किया था कि समुदाय क्या होता है। तो हमने वहाँ पे देखा था कि समुदाय भी समाज का ही एक हिस्सा होता है, एक इकाई होती है और एक भौगोलिक स्थान के अंतर्गत, मतलब इसका भी भौगोलिक स्थान होता है जहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, आपसी व्यवहार होते हैं। तो कहीं न कहीं समुदाय भी एक संसाधन के रूप में कार्य करता है, आजीवन सीखने के प्रतिभागी के रूप में। ये चर्चा हम लोगों ने पिछली इकाई के अंतर्गत भी की थी। यह छोटे भौगोलिक क्षेत्रों को संदर्भित कर सकता है, एक पड़ोस हो गया, एक आवास या एक विकास परियोजना, एक ग्रामीण क्षेत्र या एक बड़े भौगोलिक रूप से परिभाषित समुदाय के भीतर अन्य संभावित समुदायों को संदर्भित करता है। यानी एक बड़े समुदाय के अंदर भी कुछ अन्य छोटे समुदाय हो सकते हैं जो कहीं न कहीं सीखने की पृष्ठभूमि को
क्या पहलू है संसाधन के रूप में समुदाय के, किस प्रकार से ये काम करता है? तो हमने देखा है कि संसाधन के रूप में जो समुदाय है, इसके व्यापक पहलुओं पर चर्चा तो की हमने, और हमें ये भी समझने की आवश्यकता है कि ये जो सामुदायिक संसाधनों की प्रकृति और सीमा है, उसको भी निर्धारित करते हैं और सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो इसका जो पहला पक्ष है, या पहला जो इसका पहलू है, वो है भौतिक पहलू, और दूसरा इसका हो जाएगा बुनियादी ढांचा। तो भौतिक पहलू क्या है कि प्रत्येक समुदाय की किसी न किसी तरह की भौतिक उपस्थिति होती है, भले ही वहाँ केवल एक इमारत हो। एक समुदाय के पास भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जो या तो उससे परिभाषित होते हैं या उससे जुड़े होते हैं। समुदाय के आकार को जानना और उनकी जो उसकी इमारतें होती हैं, उसकी स्थलाकृतियाँ होती हैं, जैसे स्थलाकृतियों के अंतर्गत पहाड़ियाँ, घाटियाँ, नदियाँ, सड़कें या अन्य विशेषताएं भी इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। ये सब कहीं न कहीं समुदाय का हिस्सा होता है, और ये सारी जो स्थलाकृतियाँ होती हैं और ये जो उसके हिस्से होते हैं, कहीं न कहीं ये सब सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, और हर व्यक्ति वो इन सभी प्रक्रियाओं से लगातार सीखता रहता है। तो संसाधन के रूप में जो समुदाय है, वो कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण प्रतिभागी के रूप में कार्य करता है। बुनियादी ढांचा क्या होता है इसका, तो हम सब जानते हैं। इसके अंतर्गत सड़कें, पुल, परिवहन, बिजली, लैंडलाइन, मोबाइल टेलीफोन सेवाएं, ब्रॉडबैंड सेवा या अन्य जो भी बुनियादी सुविधाएं होती हैं, इसके बिना समुदाय कभी भी कार्य नहीं कर सकता। तो समुदाय में वो सारी चीजें शामिल होती हैं जो कि एक समाज में शामिल होती हैं, एक देश में शामिल होती हैं। तो इसका पैटर्न क्या है समुदाय का, इसके अंतर्गत और क्या चीजें शामिल हैं? तो वाणिज्य, उद्योग और सेटलमेंट, यानी जिसको हिंदी में अगर बात करें तो बसावट कहते हैं। तो ये सब शामिल होता है कहीं ना कहीं। प्रत्येक समुदाय अपने चरित्र को इस बात से प्रकट करते हैं कि वे कहाँ और कैसे रहने और काम करने की जगह बनाते हैं। जहाँ वास्तविक झुग्गियाँ हैं, कम आय वाले लोगों के लिए एकमात्र विकल्प के रूप में कुछ न कुछ या कुछ बिना सेवाओं वाले क्षेत्रों में बेकार के जो आवास होते हैं, या वहाँ बड़े समुदाय द्वारा जो झुग्गी होते हैं, उनके निवासियों को एक कुछ स्पष्ट दिक्कतें वहाँ पे दिखाई पड़ती हैं। तो कहीं न कहीं इन दिक्कतों को दूर करना, या ये जो समस्याएँ हैं इनको दूर करना, समुदाय का ही कार्य होता है। तो अन्य बहुत मुद्दे इसके अंतर्गत शामिल हैं, जो संसाधन के रूप में समुदाय को प्रतिस्थापित करते हैं। वो है जैसे जनसांख्यिकीय, इतिहास, समुदाय के औपचारिक और अनौपचारिक नेता। हम सब जानते हैं कि समुदाय के भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर जगह एक नेता के टाइप से उभरते हैं, वो चाहे औपचारिक रूप में हो या अनौपचारिक रूप में हो। हर समुदाय में एक औपचारिक चुनाव भी होता है, जहाँ पे कुछ लोग मिलकर अपनी नेता का चुनाव करते हैं, या फिर कुछ समुदाय ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कोई औपचारिक चुनाव तो नहीं होता, किंतु अनौपचारिक रूप से ही वहाँ के जो लोग होते हैं, वो किसी ऐसे व्यक्ति को अपना नेता मान के चलते हैं जो समय समय पे उनकी जरूरतों पे खड़ा होता है, उनकी समस्याओं पे खड़ा होता है। तो ये अनौपचारिक नेता के रूप में उन्हें स्वीकार करते हैं। प्रत्येक समुदाय की अपनी संस्कृति होती है, चाहे वो औपचारिक रूप से हो या फिर अनौपचारिक रूप से। प्रत्येक समाज की अपनी आर्थिक स्थिति होती है, उसकी अपनी सामाजिक संरचना होती है, अपना दृष्टिकोण होता है और अपना एक मूल्य होता है। तो समाज के ये कुछ विशेषताएं हैं जो कि कहीं ना कहीं ये सारी विशेषताएं आजीवन सीखने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती हैं। अब हम बात करें यदि कि शिक्षार्थी संसाधन का संदर्भ क्या है, यानी जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, वो किस प्रकार संसाधन के रूप में कार्य करता है, या फिर किस प्रकार से वो सेल्फ ओरिएंटेशन और सेल्फ रेगुलेशन के द्वारा सीखने का कार्य करता है, यानी आत्म अभिविन्यास और आत्म नियमन। क्या सीखने की प्रक्रिया में ये दो चीजें प्रभावित करती हैं सीखने की प्रक्रिया को? तो शिक्षार्थियों के भीतर
हम सब जानते हैं कि अत्यधिक क्षमता होती है या उनके अंदर बहुत सारे संसाधन होते हैं, जिसका उपयोग यदि सीखने के लिए या स्व उन्मुखीकरण और स्व नियमन के साथ किया जाए, तो जो सीखना है वो कहीं न कहीं उपयोगी होगा और उसका उद्देश्य पूरा होगा। इसको शॉर्ट स्व विनियमित शिक्षण को हम शॉर्ट में एसआरएल कह देते हैं, यानी सेल्फ रेगुलेशन लर्निंग। यानी सीखने की प्रक्रिया यदि ऐसी हुई कि बालक स्व विनियमित होकर शिक्षण का कार्य करता है, तो हम कहते हैं कि वह एसआरएल से प्रभावित है। तो स्व विनियमित शिक्षण का उपयोग सीखने की प्रक्रिया पर प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए कैसे सीखे वाक्यांश के साथ संक्षेपित किया जा सकता है। यानी सीखना कैसे सीखे, सीखने के लिए भी हमें ये जानना है कि इस सीखने की प्रक्रिया को किस प्रकार से करने के लिए सीखा जाए। यानी यदि बालक विद्यालय में जाता है सीखने के लिए, पाठ्यक्रम ग्रहण करने के लिए, तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम बालक को उस सीखना के पहले ये सिखाएं कि उस सीखने की प्रक्रिया वो कैसे करता है। तो यह प्रक्रिया सीखने के उद्देश्य की दिशा में स्वनिर्देशन, स्व-विनियमन और स्व-निगरानी क्रियाओं द्वारा स्वयं के सीखने पर स्वायत्तता को सक्षम बनाती है। यदि हम बात करें एसआरएल यानी स्व विनियमित शिक्षण जो है वो लक्ष्य उन्मुख है और शिक्षार्थी को उसके सीखने के माहौल में निर्देशक के रूप में रखता है। छात्रों को सीखने की प्रक्रिया के बारे में अधिक जागरूक बनाने और एसआरएल को बढ़ावा देने से सीखने का स्वामित्व शिक्षकों से छात्रों की ओर स्थानांतरित हो सकता है। यानी यदि हम छात्र को स्व विनियमित अधिगम की तरफ बढ़ाते हैं, तो जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें जो सीखने का स्वामित्व है वो शिक्षक से हटकर छात्र की ओर स्थानांतरित हो सकता है। और हम सब जानते हैं कि ये बहुत ही आवश्यक है कि सीखने की प्रक्रिया जो है उसमें शिक्षक से ज़्यादा छात्र एक्टिव रहे, सक्रिय रहे और सीखने की प्रक्रिया छात्र केंद्रित हो, बाल केंद्रित हो, ना कि शिक्षक केंद्रित हो। तो इसके लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम छात्र को तो ये बहुत ही आवश्यक है कि एसआरएल के प्रभाव जो है वो अंतर्राष्ट्रीय साक्ष्यों की रिपोर्ट को भी दर्शाते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि प्रत्येक स्तर पर इसे प्रभावी रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। एसआरएल का सिद्धांत जो है वो स्थायी शिक्षा और आजीवन सीखने में सुधार करने का एक प्रभावी और आवश्यक साधन है, क्योंकि छात्रों को यह सिखाना कि कैसे सोचना है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह छात्रों को क्या सोचना है। ये बहुत ही आवश्यक है कि बताएं, इसका प्रशिक्षण भी हम छात्रों को दें। 21वीं सदी में एक शिक्षार्थी के लिए एसआरएल का विकास विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और वर्तमान की बात करें तो आज की कक्षा जो है वो सीखने के नए तरीकों और तकनीकी आयामों से प्राप्त कारकों की एक श्रृंखला पर विचार करने का संदर्भ प्रस्तुत करती है। सूचनाएं जो हैं वो वर्तमान में केवल प्रिंट आधारित सामग्री तक सीमित नहीं रह गई है। बच्चे तकनीकी प्रगति और सामाजिक परिवर्तनों के कारण पिछली पीढ़ियों से अलग तरीके से पढ़ने में संलग्न हैं। हमें अगर ये लगता है कि हम सूचना केवल प्रिंट के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, हम केवल न्यूज़पेपर या मैगजीन्स या फिर कुछ प्रिंट या सॉफ्ट कॉपी से ही हमें मिल रहा है, तो कहीं न कहीं हम थोड़ा-सा पीछे रह गए हैं। और हमें ये पता होना चाहिए कि वर्तमान का समय जो है वो सूचना एवं तकनीकी का समय है और हर जगह से बालक सूचनाएँ ग्रहण कर सकता है, जहाँ की कल्पना भी हम नहीं कर पाते, वो हमारी कल्पना से परे जाकर भी सूचनाओं को ग्रहण कर लेता है। हमारे पास उपलब्ध है वर्तमान के समय में। तो हमें ये बहुत ही आवश्यक है कि हम वर्तमान में अपने छात्रों को, अपने बच्चों को ये समझाएँ कि क्योंकि हम उन्हें अब रोक तो नहीं पाएँगे बिल्कुल भी इंटरनेट के इस्तेमाल से, तो हम किस प्रकार से उन्हें इसका प्रशिक्षण दें कि वो सही सूचना को ग्रहण करें, सही सूचनाओं को अपने व्यवहार में शामिल करें और कहीं भी कोई गलत सूचना उसे मिलती है, तो हम उसे इतना
इतना हम उसके अंतर्गत आत्मविश्वास प्रदान करें कि वो उस गलत सूचनाओं की चर्चा अपने शिक्षक से या अपने अभिभावक से अवश्य ही कर सके। तो ये वर्तमान के समय में बहुत ही आवश्यक है। एक शिक्षक का ये दायित्व बन जाता है कि वो अपने छात्रों को इन सूचनाओं के प्रति जागरूक करें। शिक्षकों की भूमिका इसीलिए वर्तमान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जिस तरीके से वर्तमान का समय सूचना एवं तकनीकी का समय बन चुका है और दिन पर दिन हम तकनीकी का इस्तेमाल करते ही जा रहे हैं, तो हमें बहुत ही आवश्यक है कि शिक्षक भी इस चीज़ के लिए तैयार हो और अपने छात्रों को भी इसके लिए तैयार करें। शिक्षकों को पाठ्यक्रम में डिजिटल मोड को एकीकृत करने से संबंधित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और ये चुनौतियां बताती हैं कि 21वीं सदी में एक सफल शिक्षार्थी बनने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अपने पढ़ने और सोचने में रणनीतिक और आलोचनात्मक होने की भी आवश्यकता है। शिक्षार्थी को ये बहुत ही आवश्यक है कि एक रणनीति के तहत वो सीखने का काम करे, क्योंकि वर्तमान में ना केवल हार्ड वर्क का समय है बल्कि ये स्मार्ट वर्क का समय है। यदि हम लगातार किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे हैं, किंतु वो जो मेहनत है हमारा वो सही दिशा में नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा वो मेहनत, हमारा कठिन जो परिश्रम है वो व्यर्थ जाता है। तो बहुत ही आवश्यक है कि हम एक रणनीति के तहत और आलोचनात्मक तरीके से सीखने का कार्य करें। कार्य संदर्भ का विनियमन कैसे कर सकते हैं हम? रेगुलेशन ऑफ वर्क कॉन्टेस्ट कैसे इस चीज को अंजाम दे सकते हैं? तो संगठनात्मक परिवर्तन की दर किसी भी व्यक्ति द्वारा कभी भी पूर्वानुमानित की गई गति से कहीं अधिक होती है। आज तकनीकी नवाचार लगभग हर उद्योग की उन्नति की विशेषता है। फिर भी कई संगठन आंतरिक प्रणालियों और प्रथाओं करने में विफल रहते हैं और जिम्मेदारियां, नई कार्य प्राथमिकताएं और प्रबंधन शैलियां लेकर आती हैं। अपने कर्मचारियों को अप स्केलिंग और रीस्केलिंग के लिए जिम्मेदार एक पेशेवर के रूप में ये बहुत ही आवश्यक है कि हम खुद भी ज्ञान से लैस हों। यानी हमें, यदि हम किसी कार्यस्थल की बात करें, वर्क प्लेस की बात करें, तो एक सीनियर होने के नाते या एक पद में बड़े व्यक्ति, क्योंकि एक विकसित दुनिया की मांगों को पूरा करने के लिए सबसे अच्छे समाधानों में से एक है और इसे अब एक अतिरिक्त कंपनी लाभ के रूप में नहीं बल्कि अस्तित्व के लिए एक आवश्यक रूप में माना जाना भी आवश्यक हो गया है। कौशल और नौकरियों में बदलाव ने अपस्किलिंग को अत्यधिक जरूरी बना दिया है और व्यक्तियों तथा संगठनों दोनों के लिए निरंतर सीखना प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करता है, जिसे हम वर्तमान में अब अनदेखा नहीं कर सकते। शिक्षा चक्र का विनियमन यानी शैक्षिक प्रणाली में शिक्षा जीवन चक्र में परिवर्तन की विशेषता है। प्रारंभिक ट्रैकिंग और औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा सहित शिक्षा की शिक्षा प्रणाली ऐसी संभावना की अनुमति देती है। तो जिन व्यक्तियों ने पहले चरण में एक निश्चित ट्रैक का विकल्प नहीं चुना था, वे उनमें अधिक उद्देश्यों के लिए बाद के चरण में अपने निर्णय को संशोधित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। यह परिप्रेक्ष्य शैक्षिक विकल्पों के जीवन चक्र चरित्र पर जोर देता है। ऐसे विकल्पों का अध्ययन केवल तभी किया जा सकता है जब शैक्षिक निर्णयों के पूरे अनुक्रम पर डेटा उपलब्ध ना हो और न कि केवल अंतिम रूप से प्राप्त शैक्षिक स्तरों पर डेटा उपलब्ध हो। यानी ये बहुत ही आवश्यक है कि प्रत्येक क्रम पर डेटा उपलब्ध होना जरूरी है। लर्निंग कॉन्टेक्स्ट क्या है? सीखने का संदर्भ क्या है? तो सीखने के संदर्भ में हमने इस विषय पे लगभग इससे मिलता जुलता विषय भी हमारा जो पिछले इकाई के अंतर्गत था कि सीखने के संदर्भ में छात्र, गतिविधि, सामग्री, मतलब सामग्री से तात्पर्य शैक्षणिक सामग्री से है, सीखने की रणनीतियों और छात्र के आसपास के वातावरण की विशेषता वाली कोई भी जानकारी संक्षेप में दी जाती है।
यह वह जगह है जहाँ सीखना होता है। शिक्षार्थी की प्रेरणा अक्सर बाहरी वातावरण की तुलना में शिक्षार्थी के भीतर सीखने के संदर्भ में अधिक स्थित होती है, जहाँ शिक्षार्थी किसी कार्य या गतिविधि में लगे होते हैं या फिर सीखने के वातावरण की बातचीत, कार्यों, गतिविधियों, प्रथाओं और संस्कृतियों की प्रकृति के माध्यम से प्रभावित और परिवर्तित होते रहते हैं। तो हमने देखा कि शिक्षार्थी जो है उसको जो सीखने की प्रेरणा मिलती है वो बाह्य से ज़्यादा यदि आंतरिक होती है तो सीखना ज़्यादा स्थायी होता है या सीखने की प्रक्रिया फिर सही दिशा में होती है, क्योंकि जब तक सीखने की प्रक्रिया आंतरिक नहीं होगी तब तक बालक सीखने के लिए उतना प्रयास नहीं करेगा। मनोविज्ञान में हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण वहाँ पर दिया जाता है कि घोड़े को कुएँ तक ले जा सकते हैं किंतु पानी नहीं पिला सकते। यानी जब तक जो घोड़ा है वो खुद से पानी पीने के लिए प्रेरित नहीं होगा, तो उसके सामने आप यदि पानी भी रख दें या उसको तालाब के पास भी ले जाएँ, तो वो पानी नहीं पिएगा। उसी प्रकार यदि हम तुलना करते हैं कि क्यों कोई बालक रात को अक्सर ही हम देखते हैं कि बहुत देर तक जग के पढ़ाई करते रहता है और किसी बच्चे से यदि बार-बार कहा भी जाए, तो वो पढ़ाई ना, तो इस दोनों के पीछे कहीं न कहीं वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। तो यदि हम बालक को बाह्य बाह्य रूप से प्रेरित करते हैं सीखने के लिए, तो सीखने की प्रक्रिया की तरफ वो आकर्षित नहीं होता। किंतु यदि हम कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करें बालक के सामने कि वो स्व-प्रेरित हो जाए, उसके अंदर खुद से सीखने की इच्छा जगे, वो स्वयं वो कार्य करने के लिए प्रेरित हो, तो सीखना बहुत ही हद तक स्थायी होगा और तीव्र गति से होगा और बालक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की तरफ बढ़ता जाएगा। तो जो 2 बातें होती हैं कि बाह्य रूप से प्रेरित होना चाहिए या आंतरिक रूप से, तो बालक को हमेशा ही हमें आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिसके लिए शिक्षक अक्सर ही विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को आयोजित करता रहता है। सामाजिक संदर्भ यदि हम बात करें कि सामाजिक संदर्भ क्या होता है या सामाजिक संदर्भ किस प्रकार एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। तो सामाजिक वातावरण, सामाजिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ या परिवेश उस तात्कालिक भौतिक और सामाजिक करता है जिसमें लोग रहते हैं या जिसमें कुछ घटित होता है या विकसित होता है। इसमें वह संस्कृति शामिल है जिसमें व्यक्ति शिक्षित हुआ है या फिर शिक्षित हो रहा होता है और वे लोग और संस्थाएं जिनके साथ वे बातचीत करते हैं। तो सामाजिक संदर्भ के अंतर्गत वो सारी चीजें शामिल होती हैं जो समाज के वातावरण के अंतर्गत आती है। सामाजिक वातावरण वास्तव में शिक्षाप्रद है इस हद तक कि कोई व्यक्ति किसी संयुक्त गतिविधि में हिस्सा लेता है या उसमें भाग लेता है, कहीं न कहीं वो सीखने का कार्य करता ही रहता है और ये सारी परिस्थितियाँ एक सीखने के उपकरण के रूप में कार्य करती हैं। संबंधित गतिविधि में अपना हिस्सा करके व्यक्ति उस उद्देश्य को अपनाता है, जो उसे प्रेरित करता है। इसके तरीके और विषयों से परिचित हो जाता है, आवश्यक कौशल प्राप्त करता है, इसकी भावनात्मक भावना से संतृप्त होता है। सीखने के लिए केंद्रीय के रूप में सामाजिक संदर्भ के विचारों ने सीखने की चर्चाओं को महत्व प्रदान किया है। एक बहुत ही फेमस समाजशास्त्री हैं विल्सन, जिन्होंने एक तर्क रखा है कि सीखना एक रोजमर्रा की घटना है और जो प्रकृति में सामाजिक है, क्योंकि यह अन्य लोगों के साथ होती है। यह उपकरण पर निर्भर करती है क्योंकि जो पृष्ठभूमि के जो सेटिंग तंत्र होते हैं जैसे कंप्यूटर, नक्शे, मापने वाले कुछ यंत्र, ये सभी कहीं न कहीं वो परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं जो सीखने की प्रक्रिया आयोजित करती है। तो जो विल्सन है उनका कहना है कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि समाज के अंतर्गत रहकर ही बालक सीखता है और समाज की ये विभिन्न जो परिस्थितियाँ हैं, जो विभिन्न वातावरण है, वो सीखने के लिए उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। संरचनात्मक संदर्भ क्या होता है? संरचनात्मक संदर्भ किस प्रकार सीखने की प्रक्रिया में एक उपकरण के रूप में कार्य करता है?
तो हम ये कह सकते हैं कि संरचनात्मक शिक्षण सिद्धांत के अनुसार जो सीखा जाता है वह नियम होते हैं जिनमें एक डोमेन, रेंज और प्रक्रिया शामिल होती है। किसी भी दिए गए कार्य वर्ग के लिए वैकल्पिक नियम सेट हो सकते हैं। समस्या समाधान तब आसान हो सकता है जब उच्च क्रम के नियमों का उपयोग किया जाता है, यानी ऐसे नियम जो नए नियम उत्पन्न करते हैं। उच्च क्रम के नियम रचनात्मक व्यवहार के साथ साथ नए नियमों को उत्पन्न या सीखना संभव बनाकर जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता को जिम्मेदार के रूप में देखते हैं। संरचनात्मक शिक्षण किसी समस्या के लिए सबसे सरल समाधान पथ को बढ़ाने और फिर अधिक जटिल पथों को बढ़ाने का सुझाव देता है। वैश्विक संदर्भ क्या है? तो वैश्विक संदर्भ के अंतर्गत पहचान और संबंध, स्थान, समय में अभिविन्यास, व्यक्तिगत और सामाजिक अभिव्यक्ति, वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार, वैश्वीकरण और स्थिरता, निष्पक्षता और विकास, ये सब कहीं न कहीं एक उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। आजीवन सीखने के संदर्भ में शिक्षक का क्या स्थान है? तो हम ये सब जानते हैं कि शिक्षक इसका एक प्रमुख भागीदार होता है और ये आजीवन सीखने से की जो वो कहीं न कहीं उसमें रचनात्मकता को प्रदान करता है। आजीवन सीखने से जो शिक्षक है वो उसमें एक अपने कौशलों को शामिल करता है, अपनी जो खुद के अनुभव होते हैं वो शामिल करता है और कहीं न कहीं शिक्षक के अनुभव से इस चुनौतियों को सीखने में भी छात्र को सहायता मिलती है। शिक्षक का भी ये दायित्व है कि वो आजीवन सीखने वाला शिक्षक बने। शिक्षक का काम केवल छात्र को सिखाना नहीं है, बल्कि शिक्षक का काम स्वयं को भी सिखाना है, क्योंकि इससे शिक्षक की रचनात्मकता बढ़ती है, शिक्षक आसान बना सकता है। तो वर्तमान अभी-अभी हम लोगों ने इकाई 9 और इकाई 10 के अंतर्गत सीखने के लिए विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ और उपकरणों का निर्माण किया जा सकता है। धन्यवाद।